जब आप किसी बर्ड को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो उड़ क्यों जाता है? एक बकरी घास तो खाती है मगर शिकार क्यों नहीं करती? जबकि शेर शिकार तो करता है मगर घास क्यों नहीं खाता? अगर आप जंगली बिल्ली को पकड़ना चाहें तो वो भाग जाती है, जबकि आपकी पालतू बिल्ली आपको देखकर आपकी तरफ चली आती है। क्या आपने कभी ये सोचा कि ऐसा क्यों है? अगर आपने सोचा है तो कई जवाबात आपके जहन में होंगे, मगर अगर आप इन तमाम ऑब्जर्वेशंस का जवाब एक लाइन में दें तो आप सादा अल्फाज में ये कह देंगे कि ये तमाम एनिमल्स ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इनका बिहेवियर है। कोई एनिमल अपने आसपास के इन्वायरमेंट के अंदर आने वाले चेंज की वजह से जिस तरह बिहेव करता है, इसका बिहेवियर कहलाता है। अब जब आप गौर करें कि बिहेवियर का तो इकोलॉजी से भी कोई ताल्लुक़ होना चाहिए, क्योंकि बिहेवियर की इस डेफिनेशन में इन्वायरमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो जी हाँ, आप गलत नहीं हैं। बिहेवियर को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से स्टडी किया जा सकता है। इन तरीक़ों में से 4 ज़्यादा अहम तरीक़े हैं। इन्हीं 4 तरीक़ों या अप्रोचेज़ में से एक अप्रोच बिहेवियरल इकोलॉजी भी है। इस अप्रोच में बिहेवियर के उन पहलुओं पर ज़ोर दिया जाता है जिनका ताल्लुक़ इकोलॉजी से है। मिसाल के तौर पर इस अप्रोच में एनिमल्स के प्रेडेटर प्रे इंटरैक्शंस, फॉरेजिंग स्ट्रेटजीज़, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़, हैबिटेट सिलेक्शन, इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन वगैरह के साथ साथ एनिमल्स के सोशल बिहेवियर पर भी ज़ोर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि एनिमल्स जो कुछ करते हैं उसकी असल में क्या वजह है, क्योंकि इनको कोई गाइड तो कर नहीं रहा होता कि उन्हें किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि असल में बिहेवियर को नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम कंट्रोल करते हैं, और जिस तरह की इनकी अपनी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होगी उसी तरह से ये बिहेवियर को भी कंट्रोल करेंगे। और तमाम स्पीशीज़ में नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम एक जैसा नहीं है, इसलिए इनके बिहेवियरल पैटर्न्स भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम की इस ख़ास किस्म के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की वजह उस एनिमल की जेनेटिक्स है। तो इस तरह से बिहेवियर को इस तरीके से भी स्टडी किया जा सकता है कि एनिमल्स के हार्मोनल और नर्वस सिस्टम के साथ साथ जेनेटिक्स पर भी फोकस करके बिहेवियर को स्टडी किया जाए। इस अप्रोच को हम कंपैरेटिव साइकोलॉजी कहते हैं। लफ्ज़ कंपैरेटिव से आपको भी अंदाज़ा हो चुका होगा कि इस अप्रोच में मुख्तलिफ एनिमल्स की साइकोलॉजी को कंपेयर किया जाता है और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाती है कि एनिमल्स में मौजूद ख़ास किस्म के बिहेवियरल पैटर्न्स किस तरह के हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। मिसाल के तौर पर उन्हें माहौल के साथ बिहेव करने के लिए माहौल के मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। इसलिए इस अप्रोच में ये भी स्टडी किया जाता है कि एनिमल्स ये इंफॉर्मेशन किस किस तरीके से हासिल करते हैं। ये समझने के लिए कि एनिमल्स किस तरह सीखता है और इसके नतीजे में उसका बिहेवियर किस तरह डेवलप करता है, तजर्बात किए जाते हैं। और ये तजर्बात ना सिर्फ लेबॉरेटरीज़ में किए जाते हैं बल्कि ये तजर्बात उनके कुदरती माहौल में भी किए जाते हैं। अच्छा, तो हमने ये तो मान लिया कि एनिमल्स के बिहेवियर को आखिरकार उसकी जेनेटिक्स कंट्रोल करती है, मगर ये ख़ास किस्म की जेनेटिक्स कैसे वजूद में आई? और हर बार की तरह इसका जवाब भी नेचुरल सिलेक्शन है, मतलब एवोल्यूशन है। मतलब ये कि तमाम बिहेवियरल पैटर्न्स एवोल्यूशन की वजह से वजूद में आए हैं, मगर आखिर बिहेवियर के अंदर एवोल्यूशन कैसे हुआ? जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं तो हमें एवोल्यूशन को जहन में रखते हुए बिहेवियर को स्टडी करना होगा, और एवोल्यूशन पर फोकस करके बिहेवियर को पढ़ने की इस अप्रोच को हम एथोलॉजी कहते हैं। इस अप्रोच में कुदरती माहौल में एनिमल्स के बिहेवियर को पढ़ा जाता है और करीबी ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स के बिहेवियर को इस मकसद के लिए कंपेयर किया जाता है ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि ख़ास किस्म के बिहेवियरल पैटर्न्स कैसे वजूद में आए और फिर मुख्तलिफ स्पीशीज़ में किस तरह से इवॉल्व हुए। एथोलॉजिस्ट लर्निंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि लर्नड बिहेवियर किसी इंडिविजुअल के ज़ाती तजर्बात पर मुनहसर है कि उसके साथ क्या हुआ और उसने क्या सीखा। मिसाल के तौर पर थर्स्टी क्रो वाले कौवे का यह ज़ाती तजर्बा था कि उसने जग में कंकर फेंक कर पानी पिया, जबकि तमाम कौवे ऐसा नहीं करते।
अब इस बिहेवियर को कंपेयर करके एवोल्यूशन के लिहाज से कोई अंदाज़ा कायम नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर अगर बाकी कौवे जग में कंकड़ डालकर पानी नहीं पीते तो हम ये नहीं कह सकते कि थर्स्टी क्रो वाला कौवा और दूसरे कौवे कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व नहीं हुए। इसीलिए इथोलॉजिस्ट्स लर्निंग की बजाय एनिमल कम्युनिकेशन, मेटिंग बिहेवियर और सोशल बिहेवियर में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि ये स्पीशीज़ के तमाम इंडिविजुअल्स में कॉमन होते हैं और फिर इन्हें बाकी स्पीशीज़ के बिहेवियर से कंपेयर करके कोई रिज़ल्ट निकाला जा सकता है। इथोलॉजी के लीडर्स में कॉनराड लॉरेंस, निको टिम्बर्जन और कार्ल फ्रिश शामिल हैं, जिन्हें 1973 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। अब तक हम एनिमल बिहेवियर को स्टडी करने की 3 अप्रोचेस के बारे में तो पढ़ चुके हैं, मगर चौथी अप्रोच कौन सी है? एनिमल बिहेवियर को स्टडी करने की चौथी अप्रोच सोशियोबायोलॉजी है। इस अप्रोच में सोशल बिहेवियर की एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा जाता है। चूँकि सोशल बिहेवियर का ताल्लुक सोसाइटी से है और सोसाइटी का ताल्लुक इकोलॉजी से है, इसलिए इस अप्रोच में इथोलॉजी और बिहेवियरल इकोलॉजी के कई पहलू आपस में ओवरलैप हो रहे होते हैं। सोशियोबायोलॉजिस्ट इस बात पर जोर देते हैं कि सोसाइटी में रहने वाले इंडिविजुअल्स के लिए नेचुरल सिलेक्शन की क्या अहमियत है, मसलन सोसाइटी बनाने से सर्वाइवल चांसेस पर क्या असर पड़ता है और फिर नेचुरल सिलेक्शन इन पर किस तरह से असरअंदाज होती है। आपने गौर किया होगा कि चारों अप्रोचेस में बहुत से पहलू कॉमन हैं, मगर सबसे ज़्यादा कॉमन पहलू ये है कि चारों अप्रोचेस में बिहेवियर को ही स्टडी किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी है। किसी भी मुश्किल की सूरत में आप अपना सवाल कमेंट्स में लिख सकते हैं, जिसका जवाब आइंदा वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।